हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 राजनीति विज्ञान का पार्ट नंबर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक वैकल्पिक केंद्र यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक दूसरे संगठन के बारे में जिसका नाम है आसियान, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। तो ये जो देश थे इन्होंने काफ़ी सालों तक उपनिवेशवाद की मार को झेला। तो जब ये आज़ाद हुए इनके सामने चुनौती थी अपने देश का निर्माण करना, गरीबी और पिछड़ेपन का सामना करना। साथ ही साथ इनके ऊपर दबाव था कि किसी एक खेमे में शामिल हों, चाहे अमेरिका या सोवियत संघ। तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने 8 अगस्त 1967 को इस संगठन की स्थापना करी। बाद में 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया भी इसमें शामिल हो गए। अब आसियान देशों के काम करने का जो तरीका है वो यूरोपीय संघ से काफ़ी अलग है। इसे कहा जाता है आसियान शैली, जिसके अनुसार ये सदस्य देश एक दूसरे की सीमाओं और संप्रभुता में किसी भी प्रकार की दखल नहीं देते। तो इनकी आसियान शैली के मुख्य बिंदु हैं। पहला, संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, टकराव रहित बातचीत, यानी देशों के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सुलझाने के लिए सेना या युद्ध का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अनौपचारिक और शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके मामले को सुलझाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट आता है सहमति, यानी अगर किसी भी मुद्दे पे राय लेनी है या उस मुद्दे के फैसले को अप्लाई करना है तो उसके लिए वोटिंग नहीं की जाएगी, बल्कि अगर 10 के 10 लोग सहमत होंगे तब उस फैसले को माना जाएगा, अदरवाइज उस फैसले को खारिज कर दिया जाएगा, यानी मना कर दिया जाएगा। तो इनकी जो शैली है आसियान शैली, इसके कुछ आलोचनात्मक हम मूल्यांकन करेंगे। जैसे इनकी शैली को राजनीतिक विद्वान मानते हैं गैर हस्तक्षेप की संस्कृति। अब इस शैली के लाभ हुए हैं, जैसे इस शैली की वजह से ही वियतनाम जैसा कम्युनिस्ट देश और म्यांमार जैसा तानाशाही देश एक साथ बैठकर बिना किसी झिझक के आपस में समझौते कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश एक दूसरे की राजनीतिक व्यवस्था पे उंगली नहीं उठाता। अब इस शैली की कुछ हानियां भी हैं, चुनौती भी है। जैसे जब म्यांमार में रोहिंग्या संकट हुआ या सैन्य तख्तापलट हुआ तो आसियान ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही म्यांमार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की, जिससे इसकी वैश्विक छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो इसके जो ये लाभ और हानि हैं, इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आसियान देश के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब इसके हम 3 स्तंभों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी ASC, जिसका मुख्य आधार है 1976 की सौहार्द और सहयोग की संधि, जिसमें सदस्य देशों ने ये कसम खाई कि आपस के विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाएंगे और कभी भी सेना का इस्तेमाल करके विवादों का निपटारा नहीं करेंगे। दूसरा, आसियान क्षेत्रीय मंच, 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसके अंदर सिर्फ आसियान देश शामिल नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और भारत सहित 27 देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा नीति और सैन्य गतिविधियों में पारदर्शिता लाना, ताकि अचानक से कोई युद्ध ना भड़क जाए, और युद्ध अगर भड़कता है तो उसको रोकने की कोशिश करना। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे समुदाय की, आसियान आर्थिक समुदाय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आसियान देश हैं इनके बीच एकल बाजार और उत्पादन आधार हो, यानी इसके अधीन आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र AFTA की स्थापना की गई, ताकि जो सदस्य देश हैं इनके बीच 99% वस्तुओं पे आयात शुल्क बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा इन्होंने कोई साझी मुद्रा नहीं बनाई। इनका सिर्फ एक पर्पस था कि जो भी व्यापारिक बाधाएं आती हैं बिजनेस करने को, उन व्यापारिक बाधाओं को दूर किया जाए। चलिए, अब अगला पॉइंट आता है, इसका एक लक्ष्य ये भी है कि साझा बाजार विकसित हो, जिसकी वजह से मुक्त प्रवाह होता है निवेश, श्रम, कुशल कारीगर और सेवाओं का, यानी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विवाद के निवेश, श्रम
और कुशल कारीगर एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बनाया है विवाद निवारण तंत्र, ताकि आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जा सके। अब अगला आता है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इस समुदाय का मेन पर्पस ये है कि इनके नागरिकों के बीच संपर्क बढ़े, और इसी के तहत आसियान विश्वविद्यालय नेटवर्क, संयुक्त आपदा प्रबंधन तंत्र और पर्यावरण प्रदूषण, इन मुद्दों पर साझा नीतियां बनाई गई हैं। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा जाए, शिक्षा, मानव संसाधन और सांस्कृतिक धरोहर, इन सब की रक्षा की जाए। ये इसका मेन पर्पस है। अभी जो आसियान समुदाय है, इसने 2020 के लिए अपने कुछ लक्ष्य डिसाइड किए थे, जिसे कहा जाता है आसियान 2020। इस दस्तावेज में यह तय किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान एक बहिर्मुखी भूमिका निभाएगा, यानी दुनिया के जो बाकी विवाद हैं, जैसे कंबोडिया संकट, पूर्वी तिमोर संकट, उनको सुलझाने में भी इसकी मुख्य भूमिका रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो हमने आसियान संगठन के बारे में पढ़ा, ये आसियान संगठन जो है यूरोपीय संघ से काफी हद तक अलग है। अब अगला टॉपिक है हमारा ब्रिक्स, एक उभरता हुआ संगठन। तो ब्रिक्स दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन है। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा इसकी कल्पना की गई थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 4 देश थे, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। 2009 में इसकी पहली मीटिंग हुई रूस के येकोतेरिनबर्ग में, और 2010 में इसमें शामिल हो गया दक्षिण अफ्रीका, जिससे इसका नाम बदलकर हो गया ब्रिक्स। और अभी इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई जैसे नए देश भी शामिल हो गए हैं। तो ये जो नया संगठन है ब्रिक्स, इसकी क्या ताकत है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रिक्स संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी, 30% वैश्विक भूभाग और वैश्विक जीडीपी के लगभग 24% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी नियंत्रण वाले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विकल्प के रूप में ब्रिक्स के देशों ने अपना खुद का एक बैंक खोला 2014 में ब्राजील के फोर्टेलेजा शिखर सम्मेलन में $100 बिलियन की शुरुआती पूंजी के साथ। इसका जो हेड ऑफिस है वो संघाई यानी चाइना में है, और इसका मेन पर्पस है बिना किसी कठिन राजनीतिक शर्तों के विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के लिए लोन देना, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो ये जो संगठन है ये लगातार